कहना पड़ता है कि जानवरों की गिनती हो गई, कुत्तों की गिनती हो गई, हिजड़ों की गिनती हो गई, मगर पिछड़ों की गिनती नहीं हुई, तब इनके दिमाग को थोड़ा धक्का लगता है। अरे हमारी नहीं हुई आजादी के 75 साल में, जानवरों की हो गई। तो एक बार जब गाड़ी स्टार्ट हो जाती है तो फिर चलती रहती है, बैटरी चार्ज होती रहती है, चलती रहती है। देश में जब आजादी की लड़ाई चल रही, हमारे बाप दादा गांधी जी के आंदोलन में गए, हमारे पुरखे गए, जो 85% समाज जिसकी बात हो रही, उसमें सबसे बड़ी तादाद में पिछड़े वर्ग के लोग गए। अगर हमारे बाप दादा आजादी की लड़ाई में नहीं गए होते, कुर्बानी नहीं दी होती, भगत सिंह जैसे लोग फांसी के फंदे पर नहीं चढ़े होते, तो आज जो आरएसएस बीजेपी के लोग दिल्ली में बैठकर कौन देशभक्त है और कौन देशद्रोही है इसका सर्टिफिकेट बांट रहे हैं, उनके बाप दादा की औकात नहीं थी कि अंग्रेजों को इस देश से खदेड़ देते। हमारे पुरखों ने अंग्रेजों को इस देश से खदेड़ा। सुना होगा आप लोगों ने नाम सरदार वल्लभ भाई पटेल का। गांधी जी ने एक जगह लिखा कि अगर मुझे सरदार वल्लभ भाई पटेल नहीं मिलते तो मैं सफल नहीं होता। ये बात गांधी जी को हर समय याद थी कि अगर मुझे सरदार पटेल नहीं मिलते तो मैं सफल नहीं होता। लेकिन जब सरदार पटेल को देश का प्रधानमंत्री बनाने का मौका आया और पूरे भारत की जो कांग्रेस की कमेटियां थी वो चाह रही थी कि सरदार पटेल देश के पहले प्रधानमंत्री बने, उनके फेवर में वोट डाला। लेकिन गांधी जी ने जबरदस्ती करके पंडित जवाहरलाल नेहरू को देश का पहला प्रधानमंत्री बनाया। तब से हमारे पटेल लोग हल्ला मचा रहे हैं, सरदार पटेल को प्रधानमंत्री नहीं बनने दिया गया। लेकिन कभी ठंडे दिमाग से नहीं सोचा क्यों नहीं बनने दिया गया। अगर ठंडे दिमाग से सोच लेते क्यों नहीं बनने दिया गया तो अपनी दिशा बदल लेते। अगर दिशा बदल लेते तो दशा बदल गई होती और आज 75 साल बाद हम गिनती करने की बात नहीं कर रहे होते, बल्कि हम इस देश के हुक्मरान हो गए होते, हम इस देश के शासक हो गए होते। लेकिन हमने नहीं सोचा। क्यों रोका गांधी जी ने? जब गांधी जी को पूछा गया कि आप नेहरू को क्यों पसंद किए, नेहरू तो उतना योग्य नहीं है, ज्यादा योगदान तो सरदार पटेल का है, ज्यादा उम्र भी सरदार पटेल की है, ज्यादा लड़ाई भी सरदार पटेल लड़े हैं, और सरदार पटेल बैरिस्टर है, नेहरू भी बैरिस्टर है, पढ़ाई लिखाई में भी सरदार पटेल कम नहीं है। फिर आपने नेहरू को क्यों पसंद किया? तो गांधी जी ने कहा कि मैंने नेहरू को इसलिए पसंद किया कि नेहरू 2 नंबर का पद स्वीकार नहीं करते। अब सवाल है, सोचने की बात है कि नेहरू 2 नंबर का पद क्यों नहीं स्वीकार करना चाह रहे थे? क्योंकि नेहरू जन्म से ब्राह्मण थे और सरदार पटेल जन्म से कुर्मी जाति में किसान वर्ग में पैदा हुए थे। तो एक ब्राह्मण एक किसान के नीचे का पद स्वीकार करेगा, वो करने के लिए नहीं तैयार थे। गांधी जी ने कहा नेहरू 2 नंबर का पद स्वीकार करने के लिए नहीं तैयार थे, इसलिए मैंने नेहरू को चुनने का काम किया। सवाल यह है, अगर हमारी संख्या ज्यादा है, 52% ओबीसी है, एससी एसटी माइनॉरिटी को मिला दीजिए तो 85 से 90% हो जाएंगे। लेकिन जो 85 से 90% लोग हैं आजादी के 75 साल में, आप बताइए, एक बार देवगौड़ा और एक बार चौधरी चरण सिंह थोड़ा थोड़ा दिन के लिए प्रधानमंत्री बने। लेकिन आप बताइए 5 साल के लिए कौन सा पिछड़े वर्ग का आदमी 5 साल के लिए देश का प्रधानमंत्री बना? एक भी आदमी नहीं बना। शेड्यूल कास्ट का एक भी आदमी नहीं बना, शेड्यूल ट्राइब का एक भी आदमी नहीं बना। आज आरएसएस बीजेपी वाले कहते हैं मुसलमान देश पर कब्जा कर रहे हैं। मैंने पूछा, एक बजरंग दल के कार्यकर्ता को पूछा, हमने कहा देश में जितने प्रधानमंत्री बने हैं नाम बताओ कितने मुसलमान बने? हमारा चेहरा देखने लगा, क्योंकि अगर उसको इतना अकल होती तो बजरंग दल में नहीं होता। बजरंग दल में जो बैकवर्ड क्लास के लोग काम करते हैं वो अकल से पैदल लोग काम करते हैं। अकल वाले लोग बजरंग दल में काम नहीं करते हैं, जो अकल से पैदल हैं वो लोग बजरंग दल में काम करते हैं। तो उसने कहा मुझे तो पता नहीं कौन कौन प्रधानमंत्री बना देश में। हमने कहा आजकल गूगल बाबा का जमाना है, गूगल बाबा से पूछ लो, बता देगा। चूंकि मैं बताऊंगा तो तुम मानोगे नहीं, इसलिए गूगल पर देख लो कौन कौन प्रधानमंत्री बना। उसने लिस्ट निकाला, कहा एक भी मुसलमान देश का प्रधानमंत्री आजादी के 75 साल में नहीं। एक मुसलमान देश का प्रधानमंत्री नहीं बना, एक शेड्यूल कास्ट देश का प्रधानमंत्री नहीं बना, एक शेड्यूल ट्राइब देश का प्रधानमंत्री नहीं बना, और एक भी बैकवर्ड क्लास का आदमी 5 साल के लिए देश का प्रधानमंत्री नहीं बना।
सवाल ये है जिनकी आबादी देश में 90% है वो लोग प्रधानमंत्री नहीं बन रहे हैं, और जिनकी आबादी देश में 3.5% है वो पंच भी बना रहे हैं, वो प्रधान भी बना रहे हैं, वो विधायक भी बना रहे हैं, वो सांसद भी बना रहे हैं, वो मुख्यमंत्री भी बना रहे हैं, और वो प्रधानमंत्री भी बना रहे हैं। इसके लिए सोचेगा कौन? इसके लिए समझेगा कौन? हमारे लोगों ने आजादी की लड़ाई में कांग्रेस का साथ दिया, और कांग्रेस ने हमारे लोगों के साथ धोखेबाजी करने का काम किया। संविधान सभा के चुनाव में एक भी ओबीसी को संविधान सभा का टिकट नहीं दिया, और इसलिए हम 52% है, लेकिन अभी भी हमको आरक्षण कितना मिलता है? 27% मिलता है, क्योंकि संविधान सभा में हमारी लड़ाई लड़ने वाला कोई नहीं था। डॉक्टर अंबेडकर, जिनके बारे में ओबीसी के लोग सोचते हैं, जिनके बारे में पिछड़े वर्ग के लोग सोचते हैं, ये तो चमारों के नेता है। हमारे ओबीसी के लोग क्या सोचते हैं? कुर्मी लोग, पाल लोग, गरड़िया लोग, मौर्या लोग, कश्यप लोग क्या सोचते हैं? अरे डॉक्टर अंबेडकर तो अनुसूचित जाति के नेता है, शेड्यूल कास्ट के नेता है। उन्होंने संविधान सभा में लड़ाई लड़ी और आर्टिकल 340 भारतीय संविधान में लिखने का काम किया। हमारे लोगों को पता नहीं है। और नेहरू जब ओबीसी के लिए आयोग नहीं बना रहे थे तो पहले व्यक्ति डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर थे, जिन्होंने पिछड़ा वर्ग के लिए अपने कानून मंत्री पद से इस्तीफा देने का काम किया, और इस्तीफा पत्र में लिखा कि मैं बहुत दुखी हूं, नेहरू से बार बार कह रहा हूं कि ओबीसी के लिए आयोग बनाओ, मगर ये आयोग नहीं बना रहे हैं, इसलिए दुखी होकर मैं इस्तीफा दे रहा हूं। साथियों, समझने की जरूरत है, हम भी पिछड़े हैं, शेड्यूल कास्ट के लोग हमसे भी ज्यादा पिछड़े हैं। हमें भी वर्ण व्यवस्था में शूद्र अछूत बनाया गया, इनको भी बनाया गया। हमारी इनकी स्थिति में कोई ज्यादा अंतर नहीं है। इसलिए ये लड़ाई जो दबे कुचले लोग हैं, जो दबाए गए हैं इस देश में सैकड़ों साल से, हजारों साल से, उनको एकजुट होकर के लड़ना पड़ेगा। हम लोग कहते रहे सरदार पटेल को प्रधानमंत्री नहीं बनाया गया, समझ नहीं पाए। बीजेपी वाले समझ गए, आरएसएस वाले समझ गए। उन्होंने कहा एक बार कांग्रेस ने इनका साथ लेकर के धोखा दिया इनको, अभी हमारे सामने भी मौका है। तो उन्होंने कहा सरदार पटेल को ये लोग बहुत मानते हैं, सरदार पटेल का नाम लेकर ही इनको इकट्ठा किया जा सकता है। कहा स्टैचू ऑफ यूनिटी बनाएंगे, कहा स्टैचू ऑफ यूनिटी बनाएंगे, सरदार पटेल की दुनिया की सबसे ऊंची मूर्ति बनाएंगे। हमारे लोग खुश हो गए और हमारे लोगों ने कहा इससे बढ़िया बात क्या है। मगर बीजेपी वालों ने सोचा मूर्ति तो बना देंगे, लेकिन ये वोट नहीं देंगे तो क्या होगा? इनका वोट चाहिए, तो वोट चाहिए तो इनको जोड़ना होगा। जोड़ने के लिए क्या किया? घर घर आदमी भेजा, घर घर आदमी भेजा। कहा लोहा दे दो। बीजेपी, आरएसएस और सरकार के पास लोहे की कमी है, लेकिन घर घर भेजा। कहा लोहा दे दो, सरदार पटेल की मूर्ति खड़ा करना है। लोहा नहीं था, वो वोट था। लोहा नहीं दिया, वो वोट दिया, और सरदार पटेल की मूर्ति खड़ी हो। एक तरफ सरदार पटेल की मूर्ति खड़ी हो गई। हमारे लोगों ने, जिसके घर हसुआ था, जिसके घर कुल्हाड़ी थी, जिसके घर खुरपा था, खुरपी थी, कुदाल था, फावड़ा था, देने का काम किया कि सरदार पटेल की मूर्ति खड़ी करें। सरदार वल्लभ भाई पटेल की स्टैचू तो खड़ी हो गई, लेकिन सरदार पटेल का जो समाज, जो किसान है, किसानों के खिलाफ 3 काले कानून लाने का काम भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने किया। जैसे कांग्रेस के गांधी जी ने साथ लिया, सहयोग लिया, और जब सफल हो गए तो प्रधानमंत्री नहीं बनाया, संविधान सभा में एक भी ओबीसी को टिकट देने का काम नहीं किया, वैसे ही बीजेपी के लोगों को जब लगा अभी हमारे साथ तो आ ही गए हैं, तो 3 काले कानून हमारे खिलाफ में लाने का काम किया। हम लोगों ने बहुत आंदोलन किया, किसानों ने बहुत आंदोलन किया, और उस आंदोलन की वजह से सरकार को लगा कि चुनाव में हमारा नुकसान हो सकता है, इसलिए कहा हम वापस लेते हैं। लेकिन आज की तारीख तक भी जो सरकार ने वादा किया था कि हम किसानों को एमएसपी गारंटी कानून देंगे, आज तक देने का काम नहीं किया। आप बताओ, आपसे पूछता हूं, आप जिस कुर्सी पर बैठे हो, इसको जिसने बनाया वो तय किया कि ये कितने में बिकेगी, या आप खरीदते हो तो आप कहते हो हम इतने में खरीदें? जिसने बनाया उसने कहा ये कुर्सी 300 में बिकेगी, तो आपको 300 में लेना होगा। हम लोग जिस गाड़ी से आए हैं, जिसने बनाया, अगर उसने तय किया कि ये गाड़ी 20 लाख की मिलेगी, 30 लाख की मिलेगी, तो उतने में हमको खरीदना है। ये कैमरा मोबाइल लगा है, ये जिसने बनाया उसने तय किया ये कितने में मिलेगा, और जितना तय किया उतने में हमको खरीदना है। कहने का मतलब ये है कि आजादी के 75 साल में जो आदमी जो सामान बनाता है वही तय करता है कि उसका रेट क्या होगा।
लेकिन इस देश का किसान, हम लोग अनाज पैदा करते हैं, गन्ना पैदा करते हैं, गेहूं पैदा करते हैं, चावल पैदा करते हैं, तमाम प्रकार की चीजें पैदा करते हैं। हमारी वजह से लोग जिंदा हैं खा करके। हम जो चीजें पैदा करते हैं, पैसा कोई नहीं खाता, सोना चांदी कोई नहीं खाता, लोग खाते हैं। जो हम लोग पैदा करते हैं वही खाते हैं। मगर आज तक आजादी के 75 साल में हमको हमारी फसल का मूल्य रखने का अधिकार नहीं। आज भी मतलब बनिया जो बनाए वो उसका दाम भी वही रखे, और हम जो पैदा करें उसका दाम भी वही रखे। ये अन्याय है या नहीं है, आप लोग बताओ। अगर ये अन्याय है तो इसके खिलाफ कौन लड़ेगा? गिरी तिवारी को तो आप भेजते हो, बोलते हैं वहां विधानसभा में, किस लिए भेजा जाता है? बोलने के लिए भेजा जाता है ना। आपकी जो समस्या है उसके लिए लड़ने के लिए भेजा जाता है। मैं आया हूं, घूम रहा हूं पूरा क्षेत्र, किसान कह रहे हैं गन्ने का भुगतान नहीं हो रहा। कैसे होगा गन्ने का भुगतान? गिरी की पार्टी भी चीनी मिल से पैसा लेती है और तिवारी की पार्टी भी चीनी मिल से पैसा लेती है, भुगतान कैसे होगा? जो पार्टी चीनी मिल मालिक से पैसा लेकर के चुनाव लड़ती है वो कैसे दबाव बनाएगी उस पर कि किसानों का भुगतान करो? सवाल यह है कि हमको सही तरीके से लड़ाई लड़ने की जरूरत है। अगर हम सही तरीके से लड़ाई नहीं लड़ेंगे तो हम लोग खत्म हो जाएंगे, बर्बाद हो जाएंगे, और बर्बाद करने का काम किया जा रहा है। हम तो मैक्सिमम नहीं मांग रहे, हम तो कह रहे हैं मिनिमम सपोर्ट दे दो, मिनिमम सपोर्ट प्राइस दे दो, एमएसपी मतलब न्यूनतम समर्थन मूल्य हमको दे दो। अधिकतम नहीं मांग रहे, लेकिन न्यूनतम भी सरकार देने के लिए नहीं तैयार है। किसान आत्महत्या कर रहे हैं, मजदूर आत्महत्या कर रहे हैं, नौजवान आत्महत्या कर रहे हैं, और हमको कौन सा पहाड़ा पढ़ाया जा रहा है? नहीं हमें वोट दे दो नहीं तो वो आ जाएगा। वो कहता हमें वोट दे दो नहीं तो वो आ जाएगा। हमें ये पहाड़ा पढ़ाया जा रहा है, मुसलमान आ जाएंगे, ये पहाड़ा हमको पढ़ाया जा रहा है। विनय कटियार से बड़ा कोई हिंदू है? जब मंडल कमीशन की लड़ाई चल रही थी 90-92 में, 52% ओबीसी को केवल 27% आरक्षण मिला, और 27% में क्रीमी लेयर लगा दिया गया। मंडल कमीशन की केवल एक सिफारिश लागू की गई, बाकी लागू नहीं की गई। उस समय ओबीसी के लोगों को दिल्ली घेरना चाहिए था, और आरएसएस बीजेपी के लोगों को लगा कि ओबीसी के लोग अगर दिल्ली घेर लेंगे तो जितनी इनकी संख्या है उतना % आरक्षण इनको देना पड़ेगा। वो घबरा गए। तो विनय कटियार, कल्याण सिंह, उमा भारती, प्रवीण तोगड़िया जैसे तमाम बैकवर्ड क्लास के लोगों को आगे किया और कहा राम मंदिर आंदोलन चलाओ, रामलला हम आएंगे, मंदिर वही बनाएंगे, तारीख नहीं बताएंगे। तमाम पिछड़े वर्ग के लोग उसमें शामिल हुए। सवाल है, जब मुसलमान से लड़ना था, जब बाबरी मस्जिद गिरानी थी, तब तो विनय कटियार हीरो थे, तब तो कल्याण सिंह हीरो थे, तब तो उमा भारती हीरो थी, तब तो रितंबरा हीरो थे। आज क्या है? आज मंदिर बन रहा है, ट्रस्ट बना है, एक भी कुर्मी को रखा, एक भी कोयरी को रखा, एक भी कश्यप को रखा, एक भी बैकवर्ड क्लास के आदमी को रखा। दूसरे का छोड़ो, विनय कटियार को रख लेते जिसने सबसे ज्यादा लड़ाई लड़ा, कल्याण सिंह को रख लेते, उमा भारती को रख लेते, प्रवीण तोगड़िया को रख लेते। प्रवीण तोगड़िया ने कहा मुझे तो आरएसएस वाले जान से मार रहे थे, मैं तो किसी तरीके से जान बचा कर भागा। सवाल यह है, जब मुसलमान से लड़ना है तब हम पहले नंबर के हिंदू, जब बीजेपी को वोट देना है तब हम पहले नंबर के हिंदू हैं, और जब चंदा देना है तब हम पहले नंबर के हिंदू हैं। लेकिन जब हम अपने अधिकार की बात करें, जब हम अपनी गिनती की बात करें, जब हम अपने आरक्षण की बात करें, तब हम हिंदू नहीं है। नरेंद्र मोदी जी पिछले 7-8 साल से प्रधानमंत्री हैं। नरेंद्र मोदी जी का एक कार्यकाल खत्म हो गया, दूसरा चल रहा है, दूसरा कार्यकाल चल रहा है, ये भी पूरा होने वाला है। देश में जानवरों की गिनती हो रही है, ओबीसी की गिनती नहीं हो रही है। अपने को ओबीसी कहते हैं, वैसे नकली ओबीसी हैं, बाद में ओबीसी में आए, पहले नहीं थे। नकली ओबीसी हैं, छल करके आए हैं, मगर फिर भी अगर ओबीसी है तो ओबीसी की गिनती करना चाहिए। 314 ओबीसी के बच्चे जो आईएएस की परीक्षा पास किए थे उनकी नियुक्ति रोक दिया, पिछड़े वर्ग के बच्चों का वजीफा बंद कर दिया, बजट में 4 आना ओबीसी को नहीं दिया। आप जाओ जिले की ऑफिस में जाओ, कृषि विभाग में जाओ, दूसरे विभाग में जाओ, शेड्यूल कास्ट के लिए अलग बजट है, ओबीसी के लिए है क्या? है तो नरेंद्र मोदी देश का प्रधानमंत्री, बनाना चाहिए ना बजट। क्यों नहीं बना रहा है पिछड़े वर्ग के विकास के लिए? नहीं बना रहे हैं क्योंकि वो जानते हैं इनके लिए कुछ करने की जरूरत नहीं है। इनको तो हिंदू मुसलमान के नाम पर भड़का करके ही इनका वोट ले लो, बाकी इनके लिए कुछ करने की जरूरत नहीं है। तो देश की जो परिस्थिति है, आज कोई इस मुद्दे को उठाने के लिए तैयार नहीं है, कोई लड़ाई लड़ने के लिए तैयार नहीं है।
आज जाति आधारित जनगणना का मुद्दा है, संख्या के अनुपात में हिस्सेदारी का मुद्दा है, किसानों को एमएसपी गारंटी कानून मिलना चाहिए इसका मुद्दा है, किसानों को उनकी फसल का उचित मूल्य मिलना चाहिए ये मुद्दा है। लेकिन ये मुद्दा कहाँ है? इस मुद्दे को कोई उठा रहा है? इस मुद्दे को कोई नहीं उठा रहा है, क्योंकि हमारे लोग धर्म, जाति और क्षेत्र के नाम पर वोट दे रहे हैं। जब इस नाम पर वोट मिल जा रहा है तो आपको अधिकार देने की क्या जरूरत है? आज पढ़ाई लिखाई की क्या सिचुएशन है आप बताइए। प्राइमरी स्कूल तो चौपट हो गया, बच्चा किताब भूल जाता, कटोरा नहीं भूलता, खिचड़ी खाकर घर चला आता है। छमाही एग्जाम होने वाला है, अभी तक किताब नहीं पहुंची है स्कूलों में, टॉप करेगा बच्चा। स्कूल इसलिए बनाया गया है वहां से डॉक्टर, मास्टर, वकील, इंजीनियर, प्रोफेसर, वैज्ञानिक पैदा हो। लेकिन ये जो स्कूल चल रहे हैं इससे केवल नरेगा और मनरेगा के मजदूर पैदा होंगे, बाकी कोई पैदा नहीं हो सकता है। ये स्थिति है, इस स्थिति को कौन बदलेगा? आपकी जड़ों में गर्म पानी डाला जा रहा है। अगर नहीं चेते तो आने वाली पीढ़ियां माफ नहीं करेगी। बड़ा बड़ा डिग्री ले रहे हैं हमारे लोग, है रोजगार। अभी 4 दिन पहले पेट का एग्जाम था। इतनी अव्यवस्था, क्या बसें नहीं बढ़ाई जा सकती थी? क्या ट्रेन में बोगियां नहीं बढ़ाई जा सकती थी? इतनी अव्यवस्था। पेपर वालों ने लिखा असली परीक्षा तो पहुंचना ही है, असली परीक्षा परीक्षा नहीं है, असली परीक्षा तो परीक्षा सेंटर पर पहुंचना है। इतनी ज्यादा अव्यवस्था है। ये अव्यवस्था क्यों है? क्योंकि वो देना लेना कुछ नहीं चाहते, बेवकूफ बना करके हमारे लोगों को रखना चाहते हैं। नरेंद्र मोदी जी कहते थे देश नहीं बिकने दूंगा, आज क्या कहते हैं? देश नहीं बचने दूंगा। एक एक चीज जब तक अडानी और अंबानी को नहीं दे दूंगा तब तक चैन से नहीं बैठूंगा, कसम खा लिया है मोदी जी ने। और इसलिए अडानी दुनिया का दूसरे नंबर का धनी आदमी हो गया। एक तरफ अडानी दुनिया का दूसरे नंबर का धनी आदमी हो गया, दूसरी तरफ किसान मर रहा है, मजदूर मर रहा है, नौजवान मर रहा है। सवाल यह है तुम्हारे देश का एक आदमी उतना बड़ा आदमी कैसे हो जा रहा है और गरीब गरीब कैसे होता जा रहा है? ये ऐसी योजना ही चल रही है कि अमीर अमीर होता जाए और गरीब गरीब होता जाए। इस स्थिति को बदलना है और बदलने के लिए हम लोग मैदान में हैं। और इसलिए आपको कह रहे हैं हम हारे जीते इससे कोई फर्क हमको नहीं पड़ता। हम हारे जी के हमको कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि हम अपना कमाते हैं, अपना खाते हैं। हम लोग किसी टाटा, बिरला, अडानी, अंबानी के ऊपर नहीं है, तो इसलिए हमको कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन ये जो समाज में परिवर्तन होना चाहिए, ये परिवर्तन के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। 25 मई को हमने भारत बंद करवाया था जाति आधारित जनगणना को लेकर। अभी आने वाले समय में दोबारा भारत बंद करवाएंगे। आरएसएस हेडक्वार्टर को घेरने का काम 2 लाख लोगों के साथ वामन मेश्राम साहब, हम, परवेंद्र प्रताप सिंह और कई लोगों ने मिलकर के किया था। क्यों किया था भाई? नरेंद्र मोदी देश का प्रधानमंत्री है, मोहन भागवत उसको चलाता है। अभी आज की अखबार में खबर है कि योगी मोहन भागवत को मिलने के लिए गए। योगी मुख्यमंत्री है, मोहन भागवत कौन से संवैधानिक पद पर है? मोहन भागवत को योगी को मिलने जाना चाहिए, मगर योगी मोहन भागवत के पास मिलने के लिए जा रहे हैं। इससे साबित हो रहा है कि सरकार ये लोग नहीं चला रहे हैं, सरकार आरएसएस के लोग चला रहे हैं। और आरएसएस के लोग इस देश के संविधान को खत्म करना चाहते हैं, लोकतंत्र को खत्म करना चाहते हैं। डॉक्टर अंबेडकर ने संविधान बनाया, हमको आपको बोलने सुनने का अधिकार दिया, इसलिए हम बोल पा रहे हैं, आप सुन पा रहे हैं। ओबीसी के लोगों को ये जानकारी नहीं है। ओबीसी को भी वोट का अधिकार नहीं मिलता अगर डॉक्टर अंबेडकर लड़ाई नहीं लड़ते। गांधी जी तो कह रहे थे कि केवल बड़े लोगों को, जो पढ़े लिखे हैं और जो इनकम टैक्स देते हैं, पहले उन्हीं को वोट का अधिकार था, तो केवल उन्हीं को मिलना चाहिए, बाकी किसी को नहीं मिलना चाहिए। डॉक्टर अंबेडकर ने कहा सबको वोट का अधिकार होना चाहिए। कहा सब वोट कैसे डालेंगे? किसान अनपढ़ है, मजदूर अनपढ़ है, पढ़ा लिखा नहीं, वोट कैसे डालेगा? तो बाबा साहब अंबेडकर ने कहा किसान हल चलाता है, मजदूर हल चलाता है, कुदाल चलाता है, फावड़ा चलाता है, बैल की जोड़ी को पहचानता है, हल को पहचानता है, कुदाल को पहचानता है, फावड़े को पहचानता है। अगर उसको ही चुनाव चिन्ह बना दो तो वही देख के वोट डाल देगा। इसलिए चुनाव चिन्ह है भारत में। दुनिया में हर देश में चुनाव चिन्ह नहीं है, भारत में चुनाव चिन्ह है, ताकि गरीब से गरीब आदमी, अनपढ़ से अनपढ़ आदमी भी अपना नेता चुन सके, अपना आदमी चुन सके, जो वहां जाकर विधानसभा और लोकसभा में उसकी लड़ाई लड़ सके। मगर हम लोग लड़ाई लड़ने वाले को चुनते नहीं। हम तो देखते कितनी गाड़ियां किसकी घूम रही, हम देखते हैं कितनी गाड़ियां किसकी घूम रही, कौन कितना जाति बिरादरी के नाम पर भड़का रहा है, कौन कितना धर्म के नाम पर भड़का रहा है। हम तो इस पर वोट देते हैं तो देश का सत्यानाश हो रहा है, हमारा सत्या और देश बिक रहा है। ये केवल समाज को बचाने का मामला नहीं है, देश में बचेगा नहीं।
ये देश हमारा है, ये खड़े होकर कहने के लिए भी जमीन ढूंढनी पड़ेगी, क्योंकि जब हर चीज अडानी और अंबानी को चला जाएगा तो कहां खड़े होकर के कहोगे ये देश हमारा है। ये खड़े होकर कहने के लिए भी जमीन नहीं मिलेगी। इस हालात में देश को पहुंचाना चाहते। हमारे पुरखों का राजदा भारत विश्व गुरु था, नालंदा जैसी यूनिवर्सिटी थी, पूरी दुनिया के लोग भारत में पढ़ने के लिए आते थे। अफगानिस्तान के आगे तक अखंड भारत था। सरदार पटेल ने सारे देश की रियासतों को इकट्ठा किया, अखंड भारत बनाया, और आज अडानी और अंबानी की रियासतें पैदा की जा रही। भारत को खंड खंड किया जा रहा है। देश की परिस्थिति बहुत खराब है। अगर देश को बचाना चाहते हो, लोकतंत्र आज मशीन से वोट हो रहा। जानते हो मशीन के बारे में जितने लोग यहां बैठे हो, किसी को पता है? नहीं पता है, मगर अंधेरे में वोट डाला जाए और अंधेरे से ही गायब भी हो जाता है। अंधेरे में डाल रहे और अंधेरे से गायब भी हो जाता है। बहुत बड़ी साजिश देश के साथ में, पिछड़े वर्ग के साथ में, शेड्यूल कास्ट के साथ में, आदिवासियों के साथ में और मुसलमानों के साथ में। मुसलमानों की कोई गलती नहीं, बस एक ही गलती है। वो गलती क्या है? वो मुसलमान है, बाकी कोई गलती नहीं। मुसलमान इस देश की सत्ता में नहीं है, व्यवस्था में नहीं है। आज तक एक भी प्रधानमंत्री मुसलमान नहीं बना, एक भी मुख्यमंत्री मुसलमान नहीं बना। लेकिन अब अगर ओबीसी का वोट बीजेपी को लेना है तो ओबीसी की गिनती कर नहीं रहे, ओबीसी को संख्या के अनुपात में हिस्सा दे नहीं रहे हैं, किसानों को उनका हिस्सा दे नहीं रहे हैं, एमएसपी गारंटी लागू नहीं कर रहे हैं। वोट कैसे मिलेगा जब हमारे लिए कोई काम नहीं कर रहे हैं? लेकिन जब मुसलमान के खिलाफ भड़काते हैं तो हमारा आदमी खड़ा हो जाता है। हिंदू मुसलमान, हाँ हम हिंदू, ले लो वोट। अब हमें गिनती की जरूरत नहीं, हमें आरक्षण की जरूरत नहीं, हमको अपने फसल की कीमत की जरूरत नहीं है। हमें हिंदू मुसलमान की लड़ाई है, इसलिए वोट ले लो। तो इसलिए वो बार बार हिंदू मुसलमान का मामला खड़ा करते। आप बताओ, देश में एक भी प्रधानमंत्री मुसलमान नहीं बना, ना बनने की स्थिति में है। मतलब जहां से कानून बनता है वहां मुसलमान का कब्जा नहीं। जो क्लास 1 क्लास 2 की नौकरियां हैं वहां 80% ब्राह्मण और ऊंची जाति के लोग कब्जा किए हैं। वहां भी ना मुसलमान है ना हम लोग हैं। जहां से कानून बनता है वहां ना मुसलमान ना हम लोग, जहां से कानून पर अमल होता है वहां ना मुसलमान ना हम लोग। और हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में एक चक्कर लगा लेना, केवल बोर्ड पढ़ लेना, ज्यादा मत करो, चले जाओ। हमारे लोग तो गांव छोड़ते नहीं। बहुत सारे लोग तो गांव में ही पैदा होते हैं, गांव में ही मर जाते हैं, जिले का मुख्यालय नहीं देख पाते। एक चक्कर हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट का लगाओ और केवल बोर्ड पढ़ो। कितने यादव हैं, कितने पटेल हैं, कितने मौर्य हैं, कितना कश्यप है, कितना गौतम है, कितना पासवान है। बोर्ड पढ़ लो तो पता चलेगा। नहीं है, तिवारी है, मिश्रा है, द्रविड़े है, चौबे है, यही है, पांडे यही है, नहीं है, क्योंकि वहां आरक्षण लागू नहीं है। पंडित जी ही पंडित जी को बना लेते हैं, मिश्रा जी दुबे जी के भतीजे को बना लेते हैं और दुबे जी मिश्रा जी के भांजे को बना लेते हैं। दोनों मस्त रहते। तो वहां ना मुसलमान है ना हम। और मीडिया तो सारा आप देख ही रहे हो, अखबार अगर टीवी देखते होगे तो ना मुसलमान दिखते ना हम लोग दिखते। सवाल यह है, जब कहीं पर मुसलमान नहीं है और हम नहीं है तो हमारा और मुसलमान का झगड़ा किस बात का है? ना वो कहीं पर काबिज है ना हम कहीं पर काबिज है। लेकिन जिनको फायदा हो रहा है वो हमको खामखा कहते रहते हैं मुसलमानों का देश पर कब्जा हो जाएगा, हो जाएगा। हम भूल जाते हैं हमें एमएसपी गारंटी चाहिए, हम भूल जाते हैं हमें हमारे किसानों को फसल की कीमत चाहिए, हम भूल जाते हैं हमारी गिनती होनी चाहिए, हम भूल जाते हैं हमें संख्या के अनुपात में हमारा हिस्सा हर जगह चाहिए। हमको भुलाने के लिए हिंदू मुस्लिम का मामला खड़ा किया जा रहा है। इस बात को समझने की जरूरत है। अगर नहीं समझेंगे तो आने वाली पीढ़ियां बर्बाद हो जाएंगी, ये देश बर्बाद हो जाएगा और हम सभी लोग बर्बाद हो जाएंगे। इस बात को समझने की जरूरत है। हम लोगों को आपस में लड़ाया जा रहा है, जानबूझकर लड़ाया जा रहा है। 3.5% लोग गांव में पंच और सरपंच का चुनाव अपने वोट से नहीं जीत सकते। जब वो हमारा कोई काम नहीं कर रहे हैं तो हमारा समर्थन उनको मिल नहीं सकता। हमारा समर्थन उनको मिले एससी एसटी ओबीसी का, इसके लिए वो हिंदू और मुसलमान का मामला खड़ा करते हैं, ताकि हमारा समर्थन लेकर वो पंच से लेकर सरपंच से लेकर मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री तक बना सके। इसलिए साथियों, ये विकल्प परवेंद्र प्रताप सिंह जी को बहुजन मुक्ति पार्टी की तरफ से उतारा गया है। और राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा का राष्ट्रीय अध्यक्ष होने के नाते मैं इनका समर्थन कर रहा हूं। क्यों कर रहा हूं? जब हम भारत बंद करते हैं तो ये हमारा समर्थन करते हैं,
जब हम पिछड़े वर्ग के अधिकार की लड़ाई लड़ते हैं तो ये हमारा समर्थन करते हैं। आज ये लड़ाई मैदान में है तो हम इनका समर्थन करेंगे। जब हम एक दूसरे का समर्थन करेंगे तभी ये लड़ाई मजबूत होगी। अकेले अकेले लड़ने से ये लड़ाई मजबूत नहीं होगी। एकजुट होकर के लड़ाई लड़ना पड़ेगा। बाबा साहब अम्बेडकर को एक बार ओबीसी समाज के लोग मिलने के लिए गए और कहा, बाबा साहब आप बहुत योग्य आदमी हैं, हमारे में कोई ऐसा योग्य आदमी नहीं है जो हमारी लड़ाई लड़ सकता है, आप ही लड़ो। तो बाबा साहब अम्बेडकर ने उस समय कहा कि अगर पिछड़े वर्ग के लोग और अनुसूचित जाति के लोग अगर इकट्ठा आ जाए तो गोविंद बल्लभ पंत जैसे ब्राह्मण, उस समय मुख्यमंत्री थे गोविंद बल्लभ पंत, पुराने लोगों को पता होगा पंत जी मुख्यमंत्री होते थे। तो बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा, गोविंद बल्लभ पंत जैसे ब्राह्मण तुम्हारे जूते का फीता खोलने में भी गर्व महसूस करेंगे अगर शेड्यूल कास्ट और ओबीसी के लोग एक साथ आ जाएं। आप बताओ कौन सी पंचायत नहीं जीत जाएंगे अगर हम दोनों आ जाएं साथ? कौन सी विधानसभा नहीं जीत जाएंगे? कौन सी लोकसभा नहीं जीत जाएंगे? मुख्यमंत्री भी बना लेंगे और प्रधानमंत्री भी अपना बना लेंगे। इसलिए बाबा साहब कह रहे थे। और जब उत्तर प्रदेश में काशीराम जी और मुलायम सिंह इकट्ठा आए तो नारा लगा, मिले मुलायम काशीराम, और हवा में उड़ गए जय श्री राम नारा लगा था। तो जब हम इकट्ठा आते हैं तो हमारी सरकार बनती है और जब हम बिखर जाते हैं तो हमारी सरकार चली जाती है। तो जरूरत है, अब वो लोग इकट्ठा नहीं आ सकते लेकिन समाज को हम लोग मिलकर इकट्ठा कर सकते हैं। अगर हम लोग एकजुट होते हैं इस विधानसभा में तो इस विधानसभा से विधायक, ये ट्रायल है और फिर पूरे उत्तर प्रदेश में ये ट्रायल चलेगा और पूरे देश में ये ट्रायल चलेगा। तो अगर हम लोग यहाँ इकट्ठा होते हैं, बैकवर्ड और शेड्यूल कास्ट के लोग अगर और माइनॉरिटी के लोग अगर इकट्ठा होते हैं तो यहाँ से गिरी और तिवारी का नंबर नहीं लगेगा। यहाँ से परवेंद्र प्रताप सिंह इस बार विधायक होकर के जाए। और इन्होंने, आपने सुना, इनको गूंगे बहरे तो नहीं लग रहे हैं ना? आपने सुना ना, गूंगे बहरे तो नहीं। जिनको आप भेजते हो जरूर गूंगे बहरे हैं, वो उधर बोलते नहीं है। सुना कभी बोलते हुए विधानसभा में? नहीं बोलते। आपके क्षेत्र में तो बहुत समस्या है। मुझे आने के बाद पता चला अरे इतनी भी समस्या हो सकती है। 5 दिन में कम से कम 5 लोगों तो शेर उठा ले गया। जंगली जानवरों की समस्या, बाढ़ के पानी की समस्या। मैं घूम रहा हूं गांव गांव, पटेल समाज में भी घूम रहा हूं। घर पक्का मिल रहा है लेकिन प्लास्टर और कलर वाले घर 2 घर 4 घर से ज्यादा किसी गांव में नहीं मिल रहे हैं। ये स्थिति है। मैं चर्चा भी अपने लोगों से कर रहा था। तो अगर ये स्थिति है, इतना बैकवर्डनेस है, तो 30 साल से गिरी और तिवारी क्या कर रहे हैं? सड़कों का क्या हाल है? हम सड़क से आए देख रहे हैं क्या हाल है, क्या कर रहे हैं। जब आपका वोट ज्यादा है, आप दूसरे को धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर बनाओगे तो ऐसे ही क्षेत्र का सत्यानाश होगा, प्रदेश का सत्यानाश होगा, देश का सत्यानाश होगा और आपकी आने वाली नस्लें बर्बाद की जाएंगी। इसलिए अब जरूरत है, ये जो नई लड़ाई छेड़ी गई है, इस लड़ाई को आप लोग ताकत दे, मजबूत करें। 500 कार्यकर्ताओं को हम लोगों ने इस विधानसभा में छोड़ा हुआ है पूरे उत्तर प्रदेश से, क्योंकि उपचुनाव है, कहीं चुनाव हो नहीं रहा। सारे कार्यकर्ता बिहार के प्रदेश अध्यक्ष हमारे यहाँ बैठे थे। ऐसे बहुत सारे देश भर के 500 लोग आए हुए हैं, हर जगह काम चल रहा है। तो आपको हम लोग नए लग रहे होंगे लेकिन अभी नए नहीं हैं। ये लड़ाई बहुत मजबूती से हम लोग लड़ रहे हैं और कहीं आपको ऐसा बाद में पछताना ना पड़े कि अरे क्या करें, अगर थोड़ा सा हाथ लगा दिए होते तो मामला बन गया होता। ऐसा आपको पछताना ना पड़े। इसलिए जितनी ताकत है, जितने नात बात रिश्तेदार हैं, जितने गांव मोहल्ले हैं, एक एक वोट, एक एक आदमी का वोट चुनाव चिन्ह चारपाई पर डलवाने का काम करिए। आपको गर्व होगा, आपको गौरव होगा। मैं गारंटी के साथ कह रहा हूं, आपने सुना होगा इनको। यही बात जब विधानसभा में बोली जाएगी, गांव में बोल रहे मीडिया नहीं है, जब विधानसभा में बोली जाएगी तो वहां से मीडिया पब्लिश करती है। तो आपको गर्व होगा कि गोला गोकर्ण नाथ में 35 साल से तो कोई नहीं बोला विधानसभा में, लेकिन इस बार जिसको हमने विधायक चुना उसको पूरा देश और पूरा प्रदेश सुन रहा है और पूरे देश और प्रदेश में एक नई
लहर पैदा होगी। समान शिक्षा नीति लागू होनी चाहिए। अधिकारी कर्मचारी के बच्चे उसी स्कूल में पढ़ने चाहिए जिस स्कूल में किसान और मजदूर का बच्चा पढ़ता हो। रोजगार हर घर में एक सरकारी नौकरी मिलनी चाहिए, नहीं तो उसको कम से कम 15,000 रुपया बेरोजगारी भत्ता मिलना चाहिए जब तक एक घर में एक सरकारी नौकरी ना हो। ऐसी बहुत सारी बातें हम लोग करने वाले हैं, क्योंकि ये जुनूनी लड़ाई है, इसको लड़ना पड़ेगा। ये लिखा गया है संविधान में, दवाई एक जैसे अस्पताल सबके लिए होने चाहिए, मगर इसको ये लोग लागू नहीं करेंगे। जो पूंजीपति से कमीशन खाते हैं, पूंजीपति से पैसे लेकर चुनाव लड़ते हैं, वो लड़ाई भी उन्हीं की लड़ेंगे, हमारी आपकी नहीं लड़ेंगे, किसान मजदूर की नहीं लड़ेंगे। इसलिए अगर किसान मजदूर की लड़ाई को मजबूत करना है तो आपको परवेंद्र प्रताप सिंह को विजयी बनाकर देखिए। इस चुनाव को जीतने और हारने से सरकार पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, लेकिन पूरे उत्तर प्रदेश में और पूरे देश में एक नई लड़ाई शुरू हो जाएगी, एक नया मैसेज जाएगा। तो पूरे देश में परिवर्तन के लिए, पूरे प्रदेश में परिवर्तन के लिए गोला गोकर्णनाथ की जनता से मैं आह्वान करता हूं कि इस बार का वोट असली परिवर्तन के लिए, नकली परिवर्तन के लिए नहीं। भाजपा को हटा के सपा को लाना परिवर्तन थोड़ा है, सपा को हटा के भाजपा को लाना परिवर्तन थोड़ा है। ये तो बार बार देख चुके हैं। ये नकली परिवर्तन है, असली परिवर्तन है। जिनको देख लिया है उनको छोड़कर नए आदमी को लाना, ये असली परिवर्तन है। तो असली परिवर्तन के लिए आप लोग वोट देंगे, सपोर्ट करेंगे, साथ देंगे, ऐसी आशा उम्मीद के साथ आप लोगों ने मुझे सुना, इसके लिए बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। जय भीम, जय भारत, जय मूल्यवासी, नमो बुद्ध।